देखो बेटा, मैं बात कर रहा था परसों क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने बात की। इसमें जाके अगर आप देखेंगे तो पॉलीन्यूक्लियर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल में डिस्कस कर चुका हूँ। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल मैंने बता दिया आपको, होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स एंड हेटेरोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। होमोन्यूक्लियर में क्या होगा बेटा, सेम टाइप ऑफ मेटल होगा, मोर देन वन, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियर का ये क्लासिफिकेशन है। पॉलीन्यूक्लियर मींस एक होता है होमो, एक होता है मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर में आपको बता दिया, वो डिस्कस हो गया। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल दो था, एक था मोनोन्यूक्लियर, एक था पॉलीन्यूक्लियर। तो मोनोन्यूक्लियर में मैंने आपको बता दिया कि जिसमें ओनली वन मेटल होगा प्रेजेंट, ओनली वन मेटल इज प्रेजेंट। बट इन केस ऑफ दिस polynuclear, more than one metal is present। तो इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक है होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, एक है हेटेरोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। अगर मोर देन वन मेटल, अगर सब के सब मेटल जितने भी प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो मेटल्स प्रेजेंट हैं, इन दिस केस टू मेटल्स आर प्रेजेंट। अगर दो के दो मेटल्स, जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं इस वाले में कार्बोनिल में, सबके सब मेटल्स सेम है, तब जाके उसको बोलेंगे होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। होमोन्यूक्लियर मींस ये किसकी सब क्लासिफिकेशन है, पॉलीन्यूक्लियर का। तो पॉलीन्यूक्लियर में मोर देन वन मेटल है, तो ये जाके सेम मेटल है, आयरन 2 है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे Fe3 भी है, या इसी तरीके से कुछ एग्जांपल आप आगे देखेंगे, Ir4 है, इरिडियम 4CO12। तो जाके वहां पे भी क्या है, इरिडियम एक ही कॉम्प्लेक्स है, तो होमो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल में ये आएगा। ठीक है बेटा, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स इन दिस केस। फॉर एग्जांपल होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल ज्यादा आपको देखेंगे यही, ज्यादा आपको दिखेंगे यही। तो होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल में Fe2CO9, Mn2CO10, CO2CO8 एंड इसी तरीके से Fe3CO12। इन सब में अगर आप देखेंगे बेटा, मोर देन वन मेटल प्रेजेंट है, एंड जाके हर एक में जाके क्या है कि सेम मेटल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके आयरन है तो दो आयरन प्रेजेंट है, मैग्नीज है तो दो मैग्नीज प्रेजेंट है। ये नहीं कि एक मैग्नीज है एक कोबाल्ट है, ये नहीं है। हेटेरोन्यूक्लियर में इसी का अपोजिट है। हेटेरोन्यूक्लियर में क्या होगा कि यहाँ पे जाके डिफरेंट मेटल एटम्स आर प्रेजेंट, एक है मैग्नीज एक है कोबाल्ट, एक है मैग्नीज एक है कोबाल्ट। मोर देन वन मेटल प्रेजेंट है, बट दीज मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट आर डिफरेंट, तो जाके उसको बोलेंगे हेटेरोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट था मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, उसमें जाके मोनोन्यूक्लियर में एक ही मेटल प्रेजेंट होगा, और जाके पॉलीन्यूक्लियर में मैंने आपको बता दिया, पॉलीन्यूक्लियर को फर्दर सब डिवाइड किया, एक बता दिया आपको होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर। ठीक है, इसी तरीके से इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है पॉलीन्यूक्लियर की मेटल कार्बोनिल की, क्या, नॉन ब्रिजिड मेटल कार्बोनिल एंड ब्रिजिड मेटल कार्बोनिल। नॉन ब्रिजिड एंड ब्रिजिड मेटल कार्बोनिल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जाके आप इसको इस तरीके से समझेंगे बेटा। मैं आपको एग्जांपल, मैंने पहले बोर्ड इसलिए लिख के रखा, थोड़ा सा टाइम बचेगा, क्योंकि अदरवाइज फिर इसमें जाके बहुत एमबी बनता है, ये अपलोड करना तो मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जाके बेटा आप देखेंगे नॉन ब्रिजिड में क्या होगा, ब्रिज नहीं होगा, जो भी कार्बोनाइल लिगेंड होगा वो सबके सब क्या होंगे, क्योंकि बीच में कोई ना कोई होगा, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियर का ये टाइप है। पॉलीन्यूक्लियर की क्लासिफिकेशन फर्दर है, नॉन ब्रिजिड एंड ब्रिजिड। इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल Mn2 है, Mn2CO10, तो इसमें क्या होगा कि Mn2, इन दो के बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा मेटल मेटल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, मेटल मेटल बॉन्ड। और जो कार्बोनाइल लिगेंड होगा वो ब्रिजिंग में नहीं होगा, अगर ब्रिजिंग में होगा तो ब्रिजिड कार्बोनिल कहते हैं, ब्रिजिड मेटल कार्बोनिल, रिमेंबर दिस। तो इसमें जाके क्या होता है कि ओनली MM बॉन्ड इज प्रेजेंट, नॉट CO ब्रिजिंग इज प्रेजेंट। कोई भी CO ब्रिजिंग यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है बेटा, यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड होता है, मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में बॉन्ड है। बाकी जितने भी आपके पास है कार्बोनिल वो टर्मिनल में होंगे, CO 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 1 2 3 4 5। इसी तरीके से इसके भी 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया Mn2CO10, इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जाके जो नॉन ब्रिजिड में है, इसमें जाके कोई भी कार्बोनिल ब्रिजिंग में नहीं होगा। तो ब्रिजिड कार्बोनिल में क्या होगा, ब्रिजिड कार्बोनिल में अगर आप एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल देयर इज एन एग्जांपल ऑफ Fe2CO9, इसमें और एक एग्जांपल भी है CO2CO8। इसको याद रखेंगे, CO2CO8 नॉन ब्रिजिंग है, यहीं पे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जो CO2CO8 है
कोबाल्ट वाला, यहाँ पे जाके बेटा याद रखेंगे इन सॉल्यूशन इट इज नॉन ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल। इन सॉल्यूशन फॉर्म, जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तब जाके ये क्या होता है, तब ये नॉन ब्रिजिंग होता है। बट अगर इसी को आप सॉलिड में देखेंगे, इसको दोनों में एग्जांपल लिखी है अगर आप देखेंगे किसी बुक में भी, बट यहाँ पे जरूर लिखा होगा इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जाके ये नॉन ब्रिजिंग है, बट इन सॉलिड फॉर्म इट इज ब्रिजिंग। सॉलिड फॉर्म में ये ब्रिज करता है, CO2 आते हैं ब्रिजिंग बनाते हैं, बट इन सॉल्यूशन फॉर्म the bridged carbonyl is breaking down and it is forming the non-bridged metal carbonyl। ठीक है बेटा, ये भी आप याद रखेंगे। CO2 CO8 के बारे में ये खास बात आप याद रखेंगे कि जाके CO2 CO8 में क्या होता है, इसमें जाके इन सॉल्यूशन फॉर्म इट इज नॉन ब्रिजिड बट इन सॉलिड फॉर्म इट इज ब्रिजिंग। ठीक है बेटा, तो ब्रिजिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं इसमें ब्रिजिंग में एग्जांपल लेता हूं Fe2CO9। Fe2CO9 में क्या होता है, इसको आप देखेंगे Fe एंड Fe, इसमें जाके जितने भी हैं मेटल मेटल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, कहीं पे मेटल मेटल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, कहीं पे मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होगा भी नहीं, इट डिपेंड्स। एक MM बॉन्ड भी प्रेजेंट है और CO ब्रिजिंग में है, इसी तरीके से दूसरा CO ब्रिजिंग में है, तीसरा CO भी ब्रिजिंग में है, इसमें 3 CO ब्रिजिंग में है और बाकी जो बच रहे हैं बाकी टर्मिनल। इसमें ब्रिजिंग भी है और टर्मिनल भी है। और इस वाले मेटल कार्बोनिल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे जाके ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल, क्योंकि इसमें जाके जो कार्बोनिल है वो ब्रिजिंग में भी यहाँ पे यूज होता है। ठीक है बेटा, समझ आया? ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। Wait a second. देखो बेटा, नेक्स्ट ये थी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ, और भी कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ रिलेटेड टू दिस क्लासिफिकेशन। और भी है, ये क्लासिफिकेशन आपके लिए एक्स्ट्रा है, इसको आप देखेंगे बेटा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ metal present in organometallic compound। Classification on the basis of metal present in organometallic compound OMC। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में कौन सा मेटल कहां पे प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, मेटल आपको मेन ग्रुप में भी है, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स OMC। सेकंड, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। थर्ड, लेंथेनाइड एक्टिनाइड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। यहां पे जाके मेटल किस में प्रेजेंट है, मेन ग्रुप का है मेटल, ट्रांजिशन मेटल का मेटल है और लेंथेनाइड एक्टिनाइड का मेटल है। आपको पता है कि मेन ग्रुप में भी मेटल है। फॉर एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल है RMGX इज एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। रिमेंबर दिस, RMGX इज एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। कैसे? Mg इज व्हाट, आपको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। ऑर्गेनोमेटलिक की डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे जाके मेटल कार्बन बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। मैग्नीशियम इज मेटल, R is what, R may be a methyl, R may be a ethyl, R may be a butyl, alkyl, जो भी होगा R यहाँ पे। तो इसका मतलब मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे फॉर एग्जांपल C2H5, ये जो बॉन्ड है मैग्नीशियम और इसके बीच में, मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में C2H5, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है, मेटल कार्बन बॉन्ड। तो मेटल कार्बन बॉन्ड जहां भी मेटल प्रेजेंट होगा तो वहां पे इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इसलिए जाके इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। बट क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम इसको बोलेंगे मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, क्योंकि मेन ग्रुप यहाँ पे मेटल जो यूज हुआ है दैट इज इन मेन ग्रुप एलिमेंट, ये मेन ग्रुप एलिमेंट में आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप दूसरी एग्जांपल देखेंगे, टेट्राइथाइल लेड PB, टेट्राइथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट, बहुत ही फेमस है टेट्राइथाइल लेड। ये क्या है, इथाइल 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 इथाइल, 4 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और चारों इथाइल में क्या है, यहाँ पे PB है। PB is a main group element,
Pb इज अ मेन ग्रुप एलिमेंट, और यहाँ पे जाके मेटल कार्बन बॉन्ड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ऐसे कंपाउंड उसको हम बोलते हैं क्या, दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बट दीज आर मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसी तरीके से ट्रांस मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, देयर आर नंबर ऑफ ट्रांस मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल आपके पास है R2CuLi, R2CuLi, इसमें भी आप देखेंगे बेटा, इसमें देखो आप, इसमें भी किसके बीच में, कॉपर और आर के बीच में बॉन्ड, तो ये कौन सा होगा, इसमें तो आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ट्रांस मेटल में मिलेंगे। तो कार्बन और इसके बीच में सी के बीच में बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे क्या, ट्रांस मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल यूज हुआ है दैट इज द ट्रांस मेटल। इसी तरीके से लेंथेनाइड में भी, लेंथेनाइड के केस में भी यहाँ पे जाके क्या होता है, ये जाके बनाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल यूरेनोसिन, यूरेनोसिन में क्या होता है कि इसमें जाके जो कंपाउंड यूज, जो लिगेंड यूज होता है वो ये वाला लिगेंड यूज होता है। मैं ऊपर बनाऊंगा क्योंकि नीचे आपको ये दिखेगा नहीं, लेंथेनाइड वाला, देखो ये वाला, एक बार ये नेट में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन बताऊंगा मैं क्या आया था। ये लिगेंड है, क्या इसका नाम है, कोई बताएगा आप में से, एनीवन? साइक्लोऑक्टेट्राइन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, साइक्लोऑक्टा, सिंपल में इसको बोलते हैं बेटा सीओटी, कॉट, ठीक है, टेट्रा क्योंकि यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। जब भी यूरेनोसिन में यहाँ पे जाके यूज होता है लिगेंड, तब जाके किस फॉर्म में होता है, लिगेंड किस फॉर्म में होता है, लिगेंड इस फॉर्म में नहीं होता है। अगर आप देखेंगे दिस लिगेंड इज एंटी एरोमेटिक, अब देखो क्योंकि ये 4n पाई को फॉलो कर रहा है, इट इज नॉट फॉलोइंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई जब जाके इसको क्या होता है कि जब इसको सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए, जब सोडियम के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो क्या होता है कि इट विल, दिस सोडियम इजीली लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स टू दिस, ये जाके इलेक्ट्रॉन लेता है और बनाता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से बनता है, 2 सोडियम देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, अब देखो कितने आ गए यहाँ पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और रेजोनेंस भी है, प्लेनर भी स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज देयर, और जाके आप देखो 2 2 4 2 6 2 6 2 8 2 10, और आपको पता है कि 2 शाबाश 2n पाई प्लस, सॉरी 2n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो जाके ये जाके एरोमेटिक है। तो जनरली क्या होता है कि इसमें जाके ये वाला होता है 2n नेगेटिव, एक क्वेश्चन आया था कि किस फॉर्म में यूरेनियम में प्रेजेंट होता है, ये फॉर्म होता है, मतलब C8H8 2 नेगेटिव में ये होता है, ठीक है। तो ये इसका कंपाउंड कैसे होता है, यू ऐसे होता है, यूरोसिन नीचे भी ऐसे सैंडविच कंपाउंड जैसा, इस तरीके से ये कंपाउंड होता है, क्योंकि मेटल कार्बन बॉन्ड है, यू इसके साथ हर एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए जाके मेटल कार्बन बॉन्ड है तो ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड है। इस तरीके से यहाँ पे जाके लेंथेनाइड एक्टिनाइड भी ये दिखाते हैं ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज थी, मैंने सोचा कि आप बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि किस तरीके से हमें आगे देखना होगा। नेक्स्ट में आपको इसमें बता दूंगा, पहले मैं सीधे आऊंगा इस पे, फर्स्ट जो ऑर्गेनोमेटिक मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड था, फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड जो डिस्कवर हुआ, फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड OMC, ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड, फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड कौन सा था, इसका नाम था कैकोडाई वो ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं मेलाडोरस, मेलाडोरस ऑक्साइड, इसकी फार्मूला है ये, फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर्ड दिस आर्सेनिक, इसको बोलते हैं कैकोडाइलॉक्साइड और मेलाडोरस ऑक्साइड, इस वाले को, ये फर्स्ट ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड में डिस्कवर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे फर्स्ट ट्रांस मेटल ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा था, फर्स्ट मेन ग्रुप में, ये तो मेन ग्रुप में था, और ट्रांस मेटल में फर्स्ट ट्रांस मेटल ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड OMC, इसमें जाके था ये जिसेसाल, PT Cl
Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। दिस वाज द सिस्टर। नेगेटिव की जगह आप पोटेशियम भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे जाके आपको ये पता चलेगा ये मोमा नहीं है, ये ट्रांजिशन मेटल मेटल ऑर्गोमेट्रिक कंपाउंड। पता चला आपने इसको मोमा पढ़ा, कल मुझे फिर बोलना पड़ेगा ये क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले और एक बात बताऊंगा आगे बढ़ने से पहले। हैप्टिसिटी किसी को पता है आप में से? एनीवन फ्रॉम यू पीपल? हैप्टिसिटी, शाबाश बेटा। हैप्टिसिटी, coordination between a metal and ligands. coordination नहीं, hapticity is denoted by eta, remember this, hapticity is denoted by eta। डेफिनेशन को आप याद रखेंगे, डेफिनेशन को आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इसको, इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज द इट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, इट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ ए लिगेंड that is directly attached with the metal, attached with the metal। एंटिसिटी क्या है फिर? मैं पढ़ूंगा। It is the number of donor atoms of a ligand, it is the number of donor atoms of a ligand that is directly attached with the metal। आपके लिगेंड में कितने डोनर एटम्स हैं, बट उन डोनर एटम्स में कितने मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये आप याद रखना। नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं और उनमें से डायरेक्टली अटैच कितने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर यहां पे जाके मैं इसकी बात कर रहा हूं MCH3, इसमें डोनर कितने हैं? ओनली 1 कार्बन। इसलिए जाके इसको लिखेंगे द हैप्टिसिटी ऑफ द मिथाइल लिगेंड इज eta1। इसका जो लिखने का तरीका होता है वो यहाँ पे इस तरीके से होता है eta-m। ये m डिजिग्नेट कर रहा है हाउ मेनी डोनर एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड, हाउ मेनी डोनर एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड, हाउ मेनी डोनर एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड। तो ये n आपको ये बता रहा है हैप्टिसिटी के बारे में। ठीक है, हाउ यहाँ पे जाके हैप्टिसिटी कितनी होगी वो eta-m, जैसे मैंने 1 लिखा यहाँ पे, तो हैप्टिसिटी ऑफ दिस लिगेंड इज 1। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे लिगेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे हैप्टिसिटी 2 है या 3 है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे हैप्टिसिटी 2 है। हैप्टिसिटी 2 में आपको बता रहा हूँ, आप इसको जाके ध्यान दे बेटा। अगर यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए लोग आते हैं, आपको पता है गर्मी प्रॉब्लम होती है। तो ईटा यहाँ पे जाके हैप्टिसिटी, अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे O2, अगर यहाँ पे मैं मेटल के साथ यहाँ पे अटैच होगा। अब देखो यहाँ पे मेटल कितने लिगेंड्स के, ये डोनर एटम्स के साथ अटैच है, O and O। एक्चुअली इस तरीके से नहीं होता है, लिखने का तरीका ऐसा होता है, बट ये एक्चुअली इस तरीके से होता है। O सिंगल बॉन्ड O, फिर ये M के साथ होता है, ये इस तरीके से होता है। मैं ऊपर लिखूंगा O O M के साथ, बट इसका दूसरा तरीका लिखने का यही है कि हम इसको लिखते हैं डायरेक्टली डबल बॉन्ड ये। अब देखो यहाँ पे कितने डोनर एटम्स हैं, ये भी डोनर, ये भी डोनर, इसका मतलब होता है इसका eta2 मोड है। हैप्टिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज eta2। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या है ये? शाबाश, आप में से कोई बोलेगा व्हाट इज दिस? क्या है इस लिगेंड का नाम? एनीवन? रेज योर हैंड इफ यू नो दिस। नहीं पता? फिर से लिखूंगा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लिगेंड? ऑर्गेनिक प्रोपिनाइल। प्रोपिनाइल। यहाँ पे जाके अगर एनायन है, फिर प्रोपिनाइल अगर आपने बोला फिर एनायन जरूर बोलना होगा। यहाँ पे रेजोनेंस होगी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो जाके कंटिन्यू रेजोनेंस होगी, तो जाके इसको हम सिंपली इस तरीके से लिखते हैं
ये डॉट है बीच में रेजोनेंस, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एलाइल, क्या बोलते हैं, एलाइल लिगेंड। तो यहाँ पे इसके अगर देखेंगे मेटल के साथ अटैच होता है, तो यहाँ पे हैप्टिसिटी ऑफ एलाइल इज eta3 मोड। व्हाई eta3? बिकॉज इन दिस केस ये जो यहाँ पे जाके हम बनाते हैं एक्चुअली इस तरीके से होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब यहाँ पे जाके ये कार्बन की भी इसके साथ अटैच है, ये कार्बन भी इसके साथ अटैच है, ये कार्बन भी इसके साथ अटैच है। नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच डायरेक्टली विद द मेटल, वो यहाँ पे जाके इंपॉर्टेंट है। तो कितने डोनर एटम्स अटैच है मेटल के साथ, वो इसकी हैप्टिसिटी होती है, ईटा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसी को वापस लिखूंगा मैं इस तरीके से लिखूंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल है ना, एल्कीन है ये। तो मैं अब यहाँ पे मेटल लिखूंगा, अब ये eta3 नहीं है, अब ये वाला काम नहीं कर रहा है इसके साथ, अब ये दो बस, तो यहाँ पे लिखूंगा इसका eta2, हैप्टिसिटी इज eta2। तो हैप्टिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद द मेटल। अगर वहां पे प्रेजेंट होंगे भी, फिर वो अटैच नहीं होंगे मेटल के साथ, उनको हम काउंट नहीं करेंगे हैप्टिसिटी में, रिमेंबर दिस। फर्स्ट हैप्टिसिटी, एक तो होती है हैप्टिसिटी, दूसरा होता है म्यू। म्यू हम बताते हैं ब्रिजिंग के लिए, म्यू हम वर्ड करते हैं यूज ब्रिजिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको भी जाके मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, आपको एग्जाम्पल बता दूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मेटल है, ठीक है, यहाँ पे जाके दूसरा मेटल है, अब जाके इसके बीच में CO है, ठीक है, ये CO यहाँ पे जाके। अब देखो बेटा, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बेटा मुझे बताओ इस वाले में यहाँ पे जाके, यहाँ मैं और एक चीज भी यहाँ पे ऐड करूंगा इसके साथ, ये भी फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, पूरा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको दिख रहा है ये अच्छी तरीके से, अगर नहीं तो मैं मिटा के फिर से लिखूंगा, देखो फिर से बनाऊंगा, M, बहुत सिंपल है ये। अब मैंने यहाँ पे CO लिखा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अब मुझे बता इसमें हैप्टिसिटी ऑफ, इसकी हैप्टिसिटी क्या है, व्हाट इज द हैप्टिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल लिगेंड, हैप्टिसिटी बोलो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हैप्टिसिटी मींस नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड विद डायरेक्टली विद द मेटल एटम। कितने डोनर एटम यहाँ पे अटैच है मेटल के साथ? ओनली वन, सिर्फ कार्बन है अटैच, ओनली वन, इसलिए हैप्टिसिटी विल बी 1। बट यहां पे जाके ब्रिजिंग में है, दिस कार्बोनाइल इज इन ब्रिजिंग, तो ये कितनों के ब्रिजिंग, कितने मेटल्स के बीच में ब्रिजिंग में है, इस मेटल को ब्रिज कर रहा है, इस मेटल को ब्रिज कर रहा है, इस मेटल को ब्रिज कर रहा है, 3 मेटल को ब्रिज कर रहा है। इसको मैं लिखूंगा μ3। यहाँ पे जो n होता है, ये n आपको बता रहा है कि हाउ मेनी मेटल आर इन ब्रिजिंग। दो चीजें हैं, दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। हैप्टिसिटी इज डिफरेंट देन दैट ऑफ ब्रिजिंग। ब्रिजिंग आप म्यू से बताते हो, हाउ मेनी मेटल्स आर ब्रिजिंग विद दिस लिगेंड, और हैप्टिसिटी इज डिफरेंट, हैप्टिसिटी इज नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच्ड डायरेक्टली विद द मेटल। तो हैप्टिसिटी इन दिस केस इज eta1, बट द ब्रिजिंग इज μ3। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताऊंगा, सेम एग्जाम्पल लेता हूं बस समझाने के लिए आपको, C डबल बॉन्ड O M। अब मुझे बताओ इसमें जाके क्या लिखेंगे, हैप्टिसिटी इज व्हाट इज द हैप्टिसिटी? is 1. वेरी गुड, हैप्टिसिटी इज eta1, 0. बट ब्रिजिंग इज 0. मेटल कितने मेटल्स को ब्रिज कर रहा है? 2. ये M है, 2 को, तो क्या लिखूंगा? μ2 μ2 इज ब्रिजिंग, eta1 इज हैप्टिसिटी। समझ आया? समझो आप बातों को। इसी तरीके से आप डिफरेंट जगहों पे आप इसको देखेंगे, अगर आप देखेंगे, आपने नंबर ऑफ एग्जांपल इसके रिलेटेड पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पे जाके, अगर इसकी बात करूंगा, ये चीज आप पढ़ चुके हो एक बार, लोअर क्लास में आपने इसको पढ़ा है, AlCH3, AlCH3, यहाँ पे CH3। इसको बेटा देखो, इसमें भी आप बता सकते हो। देखो ये वाला जो कार्बन है, दिस मिथाइल इज eta1 मोड में है, यस सर, और μ2 है। बट ये वाला सिर्फ eta1 मोड में है, इसका म्यू नहीं है। जो टर्मिनल वाले हैं, जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स हैं, दे आर इन eta1 मोड बट नॉट ब्रिजिंग, इनका ब्रिजिंग नहीं है। इसको हम डिजिग्नेट कर सकते हैं कि वन ऑफ द मिथाइल ग्रुप इज इन eta1 मोड एंड eta2 मोड। हम दूर से आपको बता सकते हैं बेटा एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में
दो मिथाइल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका ईटा 1 मोड है और μ2 मोड में है। आपको दूर से पता चलना चाहिए कि हाँ, इसका मतलब ये है कि जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो ब्रिजिंग में हैं, और बाकियों का क्या है, बाकियों का सिर्फ हैप्टिसिटी है, तो इसका मतलब उनकी ब्रिजिंग में नहीं है, वो टर्मिनल में है। आया समझ? टर्मिनल और ब्रिजिंग की बात आप याद रखेंगे बेटा। अब जाके मैं सीधे चलूंगा आगे, और जाके आपको पता है कि कोई लिगेंड जो होगा जो डिफरेंट यहाँ पे जाके दिखाएगा दिस, अगर आपके पास कोई भी लिगेंड है, टाइम की यहाँ पे शॉर्टेज भी है, बट जाके मैं इस बस नेक्स्ट टॉपिक के लिए बताऊंगा क्या नेक्स्ट टॉपिक है। देखो बेटा, अगर कोई लिगेंड ऐसा होगा विच कैन शो मोर देन वन हैप्टिसिटी, समझ लो आप। फॉर एग्जांपल आपके पास EDTA है, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक EDTA, स्ट्रक्चर क्या है CH2 फिर N, फिर जाके बेटा N, फिर यहाँ पे क्या है CH3CO नेगेटिव, फिर CH3CO नेगेटिव। पूरा ध्यान देना बेटा, बस शायद आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इतना ही बताऊंगा। इसको देखो कितने डोनर एटम्स हैं सर, ये वाला भी है क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो लोन पेयर यहाँ पे है। जब लोन पेयर होगा तो ये डोनर होगा, ये भी लोन पेयर होगा, ये भी डोनर होगा, यहाँ पे ये भी डोनर होगा, ये भी डोनर होगा, ये भी डोनर होगा, ये भी डोनर होगा। इसलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट। क्या बोलते हैं इसको? हेक्साडेंटेट। बट द EDTA कैन चेंज द हैप्टिसिटी। देखो हैप्टिसिटी ऑफ EDTA इज 𝜂6, बट समटाइम्स EDTA क्या करता है, ये 6 के साथ नहीं बल्कि 4 ही यहाँ पे जाके डोनर एटम जो है वो अटैच होते हैं 4 ही, क्योंकि जरूरत 4 ही के लिए है, तो वहां पे ये हैप्टिसिटी अपनी चेंज करता है, तो वहां पे इसकी हैप्टिसिटी होती है 𝜂4। It can show sometimes 𝜂6, it can show sometimes 𝜂4, even it can show sometimes 𝜂2। इसका मतलब तब सिर्फ 2 नाइट्रोजन वहां पे डोनर करते हैं, ये वाले फ्री रहते हैं। तो इसका मतलब सेम EDTA, इसकी हैप्टिसिटी कहीं पे 𝜂2 भी है, कहीं पे 𝜂4 भी है, और मैक्सिमम हैप्टिसिटी इसकी 𝜂6 है। तो अगर कोई लिगेंड जो अपनी हैप्टिसिटी को चेंज कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द मेटल, कौन सा वहां पे कितनी जरूरत है, वहां पे आपको कितने लिगेंड की जरूरत है वहां पे जाके, उसको बोलते हैं यहाँ पे फ्लेक्शनल लिगेंड। क्या बोलते हैं? फ्लेक्शनैलिटी बोलते हैं इसको, फ्लेक्शनल लिगेंड बोलते हैं, जो अपनी हैप्टिसिटी को चेंज करेगा। Those ligands which can change the hapticity of the ligand, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? फ्लेक्शनल लिगेंड्स। आप पढ़ते हो 12th में भी पढ़ जाओ, बट आपको यहाँ पे अब क्लियर हो गया कि ईटा का मतलब क्या है। ईटा का मतलब ये है कि हाउ मेनी डोनर एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द मेटल। कभी अगर 6 के 6 है तो 𝜂6, अगर 4 ही है EDTA है बट 4 ही अटैच है डायरेक्टली मेटल, तो 𝜂4 बोलेंगे। अगर 2 ही है तो बोलेंगे क्या? 𝜂2 मोड। तो 𝜂2 मोड में भी होता है, जैसे एलाइल के केस में। अगर आप एलाइल की एग्जांपल ले रहे हो, कभी कभी क्या होता है, अगर एलाइल आपके पास इस तरीके से है CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, कभी कभी ऐसे भी होता है। इस वाले केस में एलाइल तो है 𝜂3 मोड में, बट कभी कभी एलाइल में 𝜂2 मोड इसको बोलेंगे, क्योंकि इस वक्त ये सिर्फ इन दो CH के साथ अटैच है। कभी कभी क्या यही एलाइल क्या होगा, इसकी जगह यहाँ पे, इसके बजाय यहाँ पे सीधे मेटल के साथ होगा अटैच। अब कितने डोनर एटम्स के साथ अटैच है? ओनली 1, तो इसमें 𝜂1। तो यही एलाइल, सेम एलाइल, इसने 𝜂1 मोड में भी दिखाया, ये 𝜂2 मोड भी दिखा रहा है, और मैक्सिमम 𝜂3 भी दिखा रहा है। तो एलाइल सेम था, तो यहाँ पे जाके 𝜂1 मोड, यहाँ पे जाके 𝜂2 मोड, अगर ऐसा वाला दिखाएंगे तो फिर 𝜂3 मोड। तो जाके डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पे जाके कितनी आपको जाके जरूरत है कॉम्प्लेक्स के लिए, कॉम्प्लेक्स में आपको कितनी जरूरत है, सो दैट वो कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक वही है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया वर्ड 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो हम कल पढ़ेंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से जिसकी जितनी जरूरत होगी वो दे रहा है, उसको बोलते हैं फ्लेक्शनल लिगेंड। अबाउट द टुडेज लेक्चर, अगर किसी को कोई क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।